हेलो दोस्तों, आप सबों का नमस्कार। आज के सेशन में आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में भारत पर होने वाला यवन आक्रमण। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत पर होने वाला यवन आक्रमण। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से चेदी वंश, इक्ष्वाकु वंश और वाकाटक वंश को पढ़ा और उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को किया है दोस्तों। तो जो भी दोस्त पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, ज़रूर पिछले वीडियो को देख लेंगे और उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को लगा लेंगे दोस्त। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोग का क्या है टॉपिक? तो भारत में यवन आक्रमण। ये आक्रमण कब हुआ था? तो मौर्यों के अंत के बाद। जैसे ही मौर्य जो शक्तिशाली साम्राज्य था उसका अंत होता है, उसके बाद यवनों का आक्रमण भारत की ओर बढ़ जाता है। तो हम लोग इसमें मुख्य रूप से चार यवन वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो भारत पे आके आक्रमण करते हैं और यहाँ पे आके क्या करते हैं? बसते हैं, तथा उनका प्रभाव बहुत ज्यादा तौर पर भारत में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन कौन सा वंश है जो भारत पर आक्रमण करते हैं और उनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा भारत में पड़ा। तो देखिए क्या है पहला वंश? हिंद यवन वंश, जिसको इंडो ग्रीक वंश कहते हैं। उसके बाद है शक वंश, उसके बाद है पहलव वंश, उसके बाद है कुषाण वंश। चार वंश कौन कौन सा देखे दोस्त? पहला है हिंद यवन वंश, दूसरा है शक वंश, तीसरा है पहलव वंश और चौथा है कुषाण वंश। ये चार यवन आक्रमणकारी हैं जो भारत में आके बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्त, इसको याद रखने का मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखिएगा। इंडो ग्रीक से आईजी ले लीजिए, शक से साहब, शक को हम लोग साहब के जैसा मानेंगे और पहलव को पी, और कुषाण का के ले लेंगे। तो आईजी साहब पी के। आईजी से इंडो ग्रीक याद रखिएगा, साहब से शक याद रखिएगा, पी से पहलव और के से कुषाण याद रखिएगा दोस्तों। ये जो चार वंश था ये चारों यौवन आक्रमणकारी थे और जो भारत में आके बस गए थे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं हम लोग। किससे शुरू करेंगे? हिंद यवन शासकों से शुरू करेंगे। तो जो हिंद यवन शासक है इनका जानकारी हम लोगों को किससे मिलता है? सिक्का से, गार्गी संहिता से और मालविका अग्निमित्रम जो पुस्तक था उससे। इन तीनों पुस्तक से हम लोगों को हिंद यवन शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। ये जो आए थे मध्य एशिया से, सारे के सारे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। पर मध्य एशिया में भी ये मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? तो बैक्टीरिया। कहाँ के निवासी थे दोस्त? बैक्टीरिया। इसीलिए इनको बैक्टीरियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियन। तो चलिए ध्यान में रखिएगा कि हिंद यवन शासक को ही इंडो ग्रीक कह रहे हैं और बैक्टीरियन भी कह रहे हैं। अगला अगर हम लोग देखेंगे कि जो हिंद यवन शासकों में से सबसे पहले डेमेट्रियस प्रथम। कौन? डेमेट्रियस प्रथम। यह पहला यूनानी शासक है जो 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। कितना ईसा पूर्व दोस्तों? 190 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें, ये डायरेक्टली भारत के आंतरिक भाग में नहीं घुसा था, ये भारत के बाहरी भाग में जैसे कि अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध वाले बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और अपना राजधानी किसको बनाया था? सकाल, जो वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? सियालकोट। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जब आया था भारत तो किस किस हिस्से पे कब्जा कर लिया? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध। और इसको कब्जा करने के बाद अपना राजधानी किसको बनाया? सकाल, जो वर्तमान नाम क्या है इसका? सियालकोट। याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये शुरुआत में ये लोग यवन देवता का पूजा करते थे, लेकिन जब भारत आए तो इनका झुकाव बौद्ध धर्म और भागवत धर्म की ओर झुका, मतलब इनकी ओर बढ़ा। हम लोग ये भी देखेंगे कि इनके बहुत सारे शासक बौद्ध धर्म को अपना लिए, जिसमें से एक प्रमुख था मिनांडर, और बहुत सारे शासक ऐसे हुए जो भागवत धर्म को अपनाए। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग जो इस वंश का सबसे प्रमुख शासक है मिनांडर, जिसको बौद्ध संहिता में क्या बोला गया है? मिलिंद। बौद्ध संहिता में क्या बोला गया है? मिलिंद। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इस वंश का मिलिंद सबसे शक्तिशाली राजा था। इस वंश का मिलिंद क्या था, या मिनांडर क्या था? सबसे शक्तिशाली राजा। कब से कब तक शासन किया है? तो 165 से 145 बीसी तक शासन किया है, ईसा पूर्व तक शासन किया है। जो मिलिंद है ये एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिलता है, और नागसेन से किसका? मिलिंद का, यानी मिनांडर का। दोनों के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर चर्चा होता है। तो जो उनका संवाद हुआ नागसेन और मिलिंद के बीच में, उसी संवाद को जो एक मिलिंद पन्हो नाम का पुस्तक है उसमें संकलित किया गया है। किस चीज को संकलित किया गया है दोस्त? तो मिलिंद यानी मिनांडर और नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ, किस चीज को लेकर संवाद हुआ था? बौद्ध धर्म को लेकर। तो वो जो संवाद था उसको किस पुस्तक में संकलित किया गया है? मिलिंद पन्हो में। याद रखिएगा दोस्तों। जो मिनांडर है, इस संवाद के बाद बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित होता है कि वो अंत में बौद्ध धर्म भी अपना लेता है। अगर हम लोग बात करें कि जो हिंद या वंश था वो मुख्य रूप से दो भाग में बटा हुआ था। एक था यूथेडेमस और दूसरा था यूक्रेटाइडस वंश। ये दो वंश में बटा हुआ था। कौन? हिंद यवन वंश। याद रखिएगा दोस्त, जो यूथेडेमस था उनका राजधानी था सियालकोट, और जो यूक्रेटाइडस वंश था उसका राजधानी कहाँ था? तक्षशिला।
तो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछता है दोस्त। बस आपसे ये पूछ लेगा कि हिंद यवन वंश कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भाग में। या तो पूछ देगा कि यूथेडेमस वंश का राजधानी क्या था, तो उसका राजधानी था सियालकोट या सकाल। और जो यूक्रेटाइडस वंश था उसका राजधानी क्या था, तक्षशिला। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। तो अगर हम लोग बात करें कि जो हिंद यवन या इंडो ग्रीक जो वंश था उसका भारत में क्या क्या विशेषता, या तो भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़ा या उनका क्या क्या विशेषता था। तो अगर हम लोग हिंद यवन वंश के बारे में देखेंगे तो ये सबसे पहले सिक्कों में अपना नाम खुदवाना स्टार्ट किए। मतलब ये लोग सिक्का में अपना नाम लिखवाते थे। जैसे अभी हम लोग का जो 500 का नोट है, तो जितना भी नोट है सब में महात्मा गांधी का नाम लिखा हुआ रहता है, महात्मा गांधी का फोटो बना हुआ रहता है। उसी तरीके से ये अपना क्या करवाते थे, सिक्का में नाम लिखवाते थे। और ये सबसे पहले सोने का सिक्का चलवाई। इससे ये भी पता चलता है कि ये कितने समृद्ध रहे होंगे उस समय पे। और ये अपने यवन से हेलेनिस्टिक माफ कीजिएगा दोस्त, हेलेनिस्टिक आर्ट लेकर भारत आए थे। तो जो हेलेनिस्टिक आर्ट था, कौन, हेलेनिस्टिक आर्ट, ये जब भारतीय कला से मिलता है उसके बाद ये हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय कला का जो मिक्सचर बनता है उसी को हम लोग गंधार कला कहते हैं। यानी कि दोनों मिलके क्या बन गया, गंधार कला। याद रखिएगा दोस्त। और इसका प्रभाव आप लोग को भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिषी में भी देखने को मिलेगा। आपको एक मिलेगा होरोशास्त्र। क्या मिलेगा दोस्त, होरोशास्त्र। ये जो होरोशास्त्र है ये भी यूनानी भाषा से ही आया है। कहाँ से आया है दोस्त, यूनानी भाषा। तो हम लोग को देखिए बहुत सारे अपने लाइफ स्टाइल में तो उन लोगों का प्रभाव देखने को मिला ही मिला। साथ में खगोल शास्त्र और ज्योतिषी में भी इनका प्रभाव देखने को मिला। साथ में एक और याद रखिएगा दोस्त कि ये जो नाटक में जो पर्दा का प्रचलन है, जैसे कि नाटक खत्म होता है तो पर्दा बंद हो जाता है, या तो नाटक शुरू होने से पहले पर्दा बीच से हटता है। तो ये जो पर्दा का प्रचलन था ये लोग यवन लोग ही शुरू किए थे। तो पर्दा को वो लोग यवनिका कहते थे। क्या कहते थे दोस्त, यवनिका। याद रखिएगा। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना है जो मैंने कल ही इसके बारे में जिक्र किया था, हेलियोडोरस के बारे में। तो हेलियोडोरस यूनान का ही राजदूत था। यूनानो का ही क्या था, राजदूत। तो कौन से यूनानी राजा का राजदूत था, तो एंटिया लिकिड्स का राजदूत था हेलियोडोरस। ये जब भारत आया था तो भारत में भगवान विष्णु के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसके सम्मान में, भगवान विष्णु के सम्मान में किसका निर्माण करवाया था, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे अब हम लोग शक वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो शक वंश है इसी को हम लोग सीथियन वंश भी कहते हैं या मुरुंड वंश भी कहते हैं। शक वंश को भी क्या कहा जाता है, सीथियन वंश और मुरुंड वंश। ये भी मध्य एशिया से आए थे दोस्त। ये मुख्य रूप से छह भागों में निकले थे। मतलब ऐसे समझिए कि 6 शाखा में निकले थे, लेकिन 5 शाखा भारत आता है और 1 शाखा बाहर ही रह जाता है। कितना शाखा भारत आता है दोस्त, 5 शाखा। और जो पांचों शाखा था वो अलग अलग आके भारत में विस्तार किया, अलग अलग जगह पे आके। तो कहाँ कहाँ के विस्तार किया था, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, उत्तरी दक्कन वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में, मथुरा वाले क्षेत्र में और पश्चिम भारत वाले क्षेत्र में। पर हम लोग को यहाँ में से मुख्य रूप से मथुरा में जो फैले थे उनके बारे में पढ़ना है, और जो उत्तरी दक्कन यानी कि मालवा वाले जो क्षेत्र में फैले थे उनके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। टोटल 5 शाखा भारत आया था शकों का। कौन कहाँ कहाँ आया था, अफगानिस्तान में, उत्तरी दक्कन में, पश्चिमी भारत में, मथुरा में और पंजाब में। जिसमें से मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, मथुरा में जो शक आए थे और उत्तरी दक्कन में जो शक आए थे यानी मालवा वाला क्षेत्र में जो शक आए थे उनके बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा के शक। तो मथुरा के शक में सबसे जो प्रमुख राजा प्रथम राजा कौन है, तो राजुल, जिनको राजबुल भी कहा जाता है। जिनको क्या बोला जाता है, राजबुल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रथम या प्रमुख शासक कौन है, राजबुल या राजुल या राजाबुल। और इसमें अन्य प्रमुख शासक कौन है, तो सोडास। किसका नाम याद रखना है दोस्त, सोडास। जो जैन ग्रंथ है कल्काचार्य कथनांक के अनुसार 57 ईसा पूर्व में उज्जैन का जो स्थानीय शासक था जिसका नाम विक्रमादित्य था, यह शकों को हरा देता है। अब ऐसे समझिए कि शक इतना बड़ा साम्राज्य है और जो विक्रमादित्य जो उज्जैन से संबंधित था वो इतना छोटा राज्य से संबंधित था। ये इन लोगों को जाके हरा दिया। तो ये उस समय के लिए बहुत बड़ा घटना था। तो इसलिए जो विक्रमादित्य था ये उस समय बहुत ज्यादा प्रतापी राजा के रूप में फेमस हुआ कि छोटा सा स्थानीय राजा होके एक बहुत बड़े शक साम्राज्य को हरा दिया। तो जो विक्रमादित्य था अब ये इतना प्रतापी बन चुका था कि अब इसका नाम को सब, विक्रमादित्य का नाम को सब उपाधि के रूप में रखने लगा था। किसके रूप में रखने लगा था, उपाधि के रूप में। और ये इतना फेमस उपाधि हो गया था उस समय पे कि लगभग 14 राजाओं ने विक्रमादित्य का उपाधि लिया। जैसे मान के चलिए मेरा नाम सौरभ है और हम उस समय के राजा रहते तो हम अपने नाम के पहले क्या जोड़ देते, विक्रमादित्य सौरभ। इसका मतलब हम अपने आप को बहुत महान दिखाना चाह रहे हैं। तो ये जो उपाधि था विक्रमादित्य का उस समय पे बहुत ज्यादा चला। लेकिन जितना भी विक्रमादित्य का उपाधि लिया उसमें से सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य का उपाधि कौन लिया, या तो सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य का उपाधि लेने वाला शासक कौन बना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बना दोस्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का वास्तविक शासक है।
गुप्त वंश का क्या है, वास्तविक शासक। जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैं और अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न मतलब अगले तथ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला तथ्य है वो क्या है, उज्जैन या मालवा का शकवंश। उज्जैन या मालवा का शकवंश। मैंने इसी को आप लोगों को क्या कहा था, उत्तरी दक्कन का शकवंश। तो उत्तरी दक्कन का शकवंश कह दीजिए, या तो फिर क्या कहिए दोस्तों, उज्जैन या मालवा का शकवंश। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही के बारे में कहा गया है। तो चलिए अगर हम लोग देखें कि इस वंश का संस्थापक कौन है, तो चष्टन। इस वंश के प्रमुख शासक कौन है, तो रुद्रदमन। इस वंश के प्रमुख शासक कौन है, रुद्रदमन। बहुत ही प्रतापी राजा थे ये। हम लोग देखेंगे कि जो सातवाहन वंश था उसके एक प्रमुख शासक वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी को भी 2 बार हराए थे। याद रखिएगा दोस्त, रुद्रदामन शक वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक था। आप शक वंश में से कुछ भी भूल जाइए, पर रुद्रदमन के बारे में नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगर हम लोग अंतिम शासक के बारे में बात करें तो रुद्रसेन तृतीय। देखिए 2 हम लोग वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़े उज्जैन या मालवा का शक, और दूसरा क्या पढ़े, मथुरा का शक। लेकिन जब आप लोग से अंतिम शासक पूछा जाएगा तो रुद्रसेन तृतीय का ही नाम लीजिएगा दोस्त। किसका नाम लीजिएगा, रुद्रसेन तृतीय। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ इस वंश का, रुद्रदमन। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए रुद्रदमन के बारे में देखते हैं। रुद्रदमन जो है लगभग 130 से 150 बीसी तक शासन किया भारत में। और अगर बात करें कि ये उपाधि किस किस चीज का लिया था, तो महाक्षत्रप, देखिए यहाँ पे भ्रष्ट राज नहीं है दोस्त, भ्रष्ट राज है। क्या है, भ्रष्ट राज, पर गलती से हो गया है। भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक का उपाधि लिया। किस किस चीज का उपाधि लिया, महाक्षत्रप और भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक। और साथ में इसका एक फेमस अभिलेख है जो ये लिखवाया था, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में 2-3 चीजों का उल्लेख मिलता है। इसका भी ध्यान में रखिएगा इन चीजों को भी। जैसे सुदर्शन झील, तो सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण हुआ था। सुदर्शन झील का किस क्षेत्र में है ये, गुजरात वाले क्षेत्र में। तो इसका मरम्मत करवाया था कौन, चंद्रगुप्त माफ कीजिएगा, रुद्रदामन। तो इसका उल्लेख भी किसमें है, इसका उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो इसका उल्लेख है जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख में के बारे में यह भी याद रखना है कि संस्कृत का प्रथम अभिलेख था और संस्कृत का यह सबसे बड़ा अभिलेख है। याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पे एक और चीज याद रखिए कि जो सातवाहन वंश का सतकर्णी है उसको कितना बार हरवाया था, 2 बार हरवाया था। देखिए इसी चीज को यहाँ पे अच्छे ढंग से लिखा गया है दोस्त, कि जो सातवाहन वंश का विशिष्टि पुत्र सतकर्णी है इसको रुद्रदमन कितना बार हरवाया था, 2 बार। और जो विशिष्टि पुत्र सतकर्णी है इसको इसलिए जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि ये रुद्रदमन का ही दामाद था। रुद्रदमन का ही क्या था दोस्त, दामाद। चलिए अगले क्वेश्चन की सॉरी अगले तथ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है, भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्का भी चलवाने का श्रेय किसको जाता है, रुद्रदमन को। तिथि युक्त कहने का मतलब क्या, डेट लिखवाता था। याद रखिएगा दोस्त, क्या लिखवाता था सिक्का में, डेट। अब अगले तथ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि अंतिम शासक इस वंश का कौन हुआ, रुद्रसेन तृतीय। अंतिम शासक इस वंश का कौन हुआ दोस्त, रुद्रसेन तृतीय। जो रुद्रसेन तृतीय है इसको गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया। और साथ में मालवा के क्षेत्र में किस सिक्का का चलाया था, तो व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्कों को चलाया। तो मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र किया था कि यह विक्रमादित्य का उपाधि लेने वाला सबसे महान शासक है। विक्रमादित्य का उपाधि लेने वाला सबसे महान शासक है। और टोटल कितने राजाओं ने विक्रमादित्य का उपाधि लिया था, तो 14। कितने कितने ने लिया था, 14। तो यहाँ पे जो हम लोग का शक वंश है, शक वंश और कौन सा वंश पढ़े दोस्त अभी हम लोग, शक वंश और हिंद यमन वंश, ये दोनों वंश का जो महत्वपूर्ण तथ्य था ये समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न का शुरुआत करते हैं दोस्त। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का प्रश्न लगाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम इंडो ग्रीक शासक कौन था। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम इंडो ग्रीक शासक कौन था, तो याद रखिएगा डेमेट्रियस प्रथम। कौन था दोस्त, डेमेट्रियस प्रथम। लगभग 190 ईसा पूर्व ये भारत में हमला किया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपनो किनके बीच का संवाद पर आधारित है, तो किनके बीच का संवाद आधारित है दोस्त, याद रखिएगा मिनांडर और नागसेन। मिनांडर का ही दूसरा नाम क्या था, मिलिंद। मिनांडर का ही दूसरा नाम क्या था, मिलिंद। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्त इसका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडो ग्रीक। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यवन शासकों की राजधानी साकल का वर्तमान नाम क्या है, तो साकल का वर्तमान नाम क्या है, सियालकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है, तो याद रखना है दोस्त विदिशा मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, विदिशा, जिसका नाम क्या है अभी, वेसनगर। ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, एमपी में दोस्तों। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शकों का भारत में सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो
शकों का भारत में सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन प्रथम था। कौन था दोस्त? रुद्रदमन प्रथम। ये वशिष्ठी पुत्र द्वितीय को 2 बार हराया था, जो उसी का दामाद था। किसका दामाद था? रुद्रदमन द्वितीय का ही दामाद था, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला बड़ा अभिलेख कौन है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया बड़ा अभिलेख कौन है? जूनागढ़ अभिलेख। इसी में सुदर्शन झील का जिक्र मिला है दोस्त। सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय पे हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हुआ था। और ये इसमें उल्लेख क्या चीज़ का मिलता है कि जो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय बना था, उसका जीर्णोद्धार यानी कि दोबारा से मरम्मत कौन करवाया था? रुद्रदमन। कौन करवाया था दोस्तों? रुद्रदमन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने किया था? तो मैंने इसका जिक्र अभी भी किया दोस्त। कौन करवाया था इसका पुनरुद्धार? तो मीनांडर। कौन करवाया था? माफ कीजिएगा, रुद्रदमन प्रथम। कौन करवाया था दोस्त? रुद्रदमन प्रथम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शकों की वह शाखा जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो शाखा कौन सा है? तक्षशिला। वो शाखा कौन सा है? तक्षशिला। शक जो थे टोटल 6 शाखा में मध्य एशिया से निकले थे, पर ये 5 शाखा भारत आता है। कितना शाखा भारत आता है? 5। 6 में से 5 आता है और भारत के अलग अलग जगह पे अपना राज्य का विस्तार करते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो 57 ईसा पूर्व। कब हुई दोस्त? 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हुई। और 78 ईस्वी में किसका शुरुआत हुआ? 78 ईस्वी में किसका शुरुआत हुआ दोस्त? शक संवत। यहाँ पे किसका बोला गया? विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कब स्टार्ट किया गया? 57 ईसा पूर्व में। 78 ईस्वी में क्या किया गया था? शक संवत। याद रखिएगा दोस्त। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली का विकास किनके प्रभाव से हुआ? गंधार कला शैली का विकास किनके प्रभाव से हुआ? तो याद रखिएगा दोस्त, यूनानी के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? यूनानी के प्रभाव से। जो गंधार कला है यह भारतीय कला और यूनानी कला का मिक्स रूप है। यूनानी कला का क्या रूप है दोस्त? मिक्स रूप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस शासक को सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया? किस शक को सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त नहपान। किसने हराया? नहपान ने हराया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम शक शासक कौन था जिसका अंत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया? तो अंतिम शक शासक कौन सा दोस्त जिनका दमन या तो हत्या कौन करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उनका नाम है रुद्रसिंह तृतीय। कौन है दोस्त? रुद्रसिंह तृतीय। कहीं कहीं रुद्रसेन भी लिखा हुआ रहता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पर्दे का भारतीय रंगमंच में प्रयोग किनके द्वारा हुआ? तो किनके द्वारा हुआ दोस्त? तो याद रखिएगा शकों किनके द्वारा हुआ? तो याद रखिएगा यूनानियों के द्वारा। माफ कीजिएगा दोस्त, मैं शक बोल रहा था। तो इसी को जो पर्दा था उसको यूनानी लोग क्या कहते थे? यौनिका। क्या कहते थे दोस्त? यौनिका। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रुद्रदमन ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किससे करवाया था? तो जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके अनुसार जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो याद रखना है दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ करवाया था? तो गुजरात वाले एरिया में। कहाँ करवाया था? गुजरात वाले एरिया में दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इंडो ग्रीक। अगला प्रश्न क्या है दोस्त कि इंडो ग्रीक शासकों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? तो इंडो ग्रीक लोग ने भारत में किस पर शासन किया? तो उत्तर पश्चिम भारत में। कहाँ शासन किया दोस्त? उत्तर पश्चिम भारत में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शकों को भारत आने के लिए किसने मजबूर किया था? तो यूची कबीले ने। किसने मजबूर किया था? यूची कबीले ने दोस्त। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारत के क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किसने शुरू किया? तो भारत में क्षत्रप प्रणाली का शुरू करने वाले कौन है? तो शक। कौन है दोस्त? शक। ये 6 क्षत्रप यानी 6 शाखा में निकले थे, जिसमें से 5 शाखा भारत आता है या 5 क्षत्रप भारत आता है दोस्त। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यवन राजा एंटियोकस ने अपना राजदूत किससे नियुक्त किया था? तो यवन राजा एंटियोकस अपना जो युद्ध राजदूत था वो किसको नियुक्त किया था? हेलियोडोरस। यही आके भारत में किसका निर्माण करता है? गरुड़ स्तंभ का। किसका निर्माण करता है दोस्त? गरुड़ स्तंभ का। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडो ग्रीक सिक्कों पर किन 2 भाषाओं का प्रयोग मिलता है? तो इसमें यूनानी और प्राकृत भाषा का उल्लेख मिलता है दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रुद्रदमन प्रथम किस वंश से संबंधित था? रुद्रदमन प्रथम किस वंश से संबंधित था? तो याद रखिएगा दोस्त, किस कर्दमक वंश से। किस वंश से संबंधित था दोस्त? कर्दमक। अब आप यहाँ पे सोचिएगा कि कर्दमक कैसे हुआ? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो शक था वो अलग अलग शक का अलग अलग भाग में बटा हुआ था। तो उसमें से एक भाग में कौन सा? कर्दमक वंश वाला लोग था। तो उसी से संबंधित कौन था? रुद्रदमन। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस यवन राजा ने भारत में अपनी राजधानी तक्षशिला बनाई? किस यवन राजा ने भारत में अपनी राजधानी तक्षशिला बनाई? तो याद रखना है यूक्रेटाइडस। कौन है दोस्त? यूक्रेटाइडस। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शकों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो शकों का मूल निवास स्थान कहाँ था दोस्त? मध्य एशिया। कहाँ था दोस्त? मध्य एशिया। याद रखिएगा। यहाँ से इन लोगों को कौन भगाया? तो यूची जनजाति लोग। कौन भगाया? यूची जनजाति। अगला प्रश्न क्या है, रुद्रदमन ने अपनी पुत्री का विवाह किस सातवाहन राजा से किया था? रुद्रदमन ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो याद रखिएगा दोस्त, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, दोनों एक ही का नाम है दोस्त, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यवन शासक मीनांडर ने किस धर्म को अपनाया? और यवन शासक मीनांडर ने किस धर्म को अपनाया? मीनांडर का ही दूसरा नाम मिलंद है दोस्त। तो ये कौन सा धर्म को अपना लेता है? बौद्ध धर्म को। किसको अपना लेता है दोस्त? बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है, शकों की राजधानी उज्जैन का उल्लेख
या तो शकों की राजधानी उज्जैन किस राज्य में स्थित है? शकों की राजधानी उज्जैन किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्त, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्त? मध्य प्रदेश में। विदिशा भी कहाँ था? मध्य प्रदेश में। याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को किस रंग के पत्थर से बनाया गया है? गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को किस कलर से बनाया गया है, किस रंग से बनाया गया है? तो याद रखना है नीले धूसर कलर, नीले धूसर कलर से दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शक राजाओं द्वारा प्रयुक्त क्षत्रप शब्द का अर्थ क्या होता है? शक राजाओं द्वारा प्रयुक्त क्षत्रप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है दोस्त, प्रांतीय गवर्नर। क्या होता है? प्रांतीय गवर्नर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि शकों ने सुदर्शन झील की मरम्मत बिना किसी अतिरिक्त करके करवाया था? मतलब बिना कोई टैक्स लिए, बिना ही उसका साफ सुथरा करवाया था या मरम्मत करवाया था। तो किसमें मिलता है दोस्त? जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है, यह भी याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। क्या यवन और शक शासकों के पतन के बाद उत्तर पश्चिम में कौन सी शक्ति प्रमुख हुई, यानी कि कौन सी शक्ति का उदय हुआ? तो याद रखना है दोस्त, कौन सी शक्ति का उदय हुआ? कुषाण। तो कुषाण वंश का ही एक शासक होगा कनिष्क, जिसको हम लोग दूसरा अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? दूसरा अशोक। और इसी के समय चौथा बौद्ध संगति होगा। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद दोस्त। आज हम लोग बहुत अच्छे ढंग से शक वंश और हिंद यवन वंश को पढ़ा और उसके संबंधित सारे प्रश्नों को किया दोस्त। आप जरूर इसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखिएगा। मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपका सारा प्रश्न बनेगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का फिर से धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में भर भर के प्यार दीजिएगा दोस्तों। आप सबों का फिर से धन्यवाद।